कल आपने 7 अपील्स पढ़ी थी, आज उनका हम थोड़ा सा स्टैटिक पॉइंट ऑफ व्यू से आर्टिकल को देखेंगे। 7 अपील वाला मैं ये अज्यूम करके चल रही हूँ कि आपने पढ़ लिया था, जो तो आए थे उन्होंने पढ़ लिया है, बाकी ऑनलाइन में भी क्लास लगा ली होगी। तो हम आगे निकलेंगे आज थोड़ा सा, और ये आपकी 7 अपील्स थी। अब इसी में बार बार कुछ टर्मिनोलॉजीज का यूज करा गया, जैसे फॉरेक्स, जैसे बैलेंस ऑफ पेमेंट, करंट अकाउंट डेफिसिट, करंट अकाउंट सरप्लस। इन्हीं को आज दोबारा से देखेंगे, पर थोड़ा सा डेप्थ में देखना है, ठीक है। अब सबसे पहले तो यहाँ पे फॉरेन एक्सचेंज को बचाने की बात प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ने करी कि आप इन 7 अपील्स को फॉलो करो कि वर्क फ्रॉम होम कर लो, या फिर जो गोल्ड है उसे अवॉइड करिए, 1 साल के लिए ना खरीदें। इसके बाद जो कुकिंग ऑयल है उसकी जो कंजप्शन है उसे रिड्यूस करो, मेट्रो या फिर पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन व्हीकल्स का यूज करो ताकि जो फ्यूल है उसकी कंजप्शन कम हो सके। केमिकल फर्टिलाइजर से नेचुरल फार्मिंग की तरफ जाओ, एंड स्वदेशी को अडॉप्ट करो, मतलब मेक इन इंडिया, एंड फॉरेन ट्रेवल को अवॉइड करो फॉर द 1 ईयर। अब कल आपने ये पढ़ा और मैंने बोला था आर्टिकल इंपॉर्टेंट है। कल मैंने आपको यहाँ पे एक टच सा प्रोवाइड करा था कि अगर केमिकल फर्टिलाइजर से हम डायरेक्टली नेचुरल फार्मिंग की तरफ जाते हैं तो श्रीलंका वाली केस स्टडी याद रखनी है, और वो आज आ गई है। द हिंदू ने उसको कवर करा हुआ है, वो डिटेल में आ रखी है, वहां पे आप भी पढ़ सकते हो, पर वही लिखा हुआ है कि एकदम से अगर आप कोई सप्रेशन लगाते हो किसी भी ऐसी कमोडिटी के ऊपर जिसे रेगुलरली कोई यूज कर रहा है, जैसे कि हमारे फार्मर्स, केमिकल फर्टिलाइजर के ऊपर हमारी ओवर डिपेंडेंसी है। केमिकल फर्टिलाइजर में भी यूरिया वाली कैटेगरी आपने देखी, एनपीके, जिसमें एन वाला पार्ट हम सबसे ज्यादा यूज करते हैं, और जो हमारा यूरिया होता है वो नाइट्रोजन रिच रहता है ताकि प्रोडक्शन ज्यादा हो क्रॉप की। नंबर 2 था फॉस्फोरस, उसको और कम यूज करते हैं। एंड पोटाशियम, जो नाइट्रोजन के नेगेटिव इंपैक्ट्स को रिड्यूस कर सकता था, या फिर जो स्टोमेटा वगैरह की ओपनिंग क्लोजिंग होती है उसको कंट्रोल करता है, उसकी कंजप्शन सबसे कम थी, क्योंकि वो इंपोर्ट करना पड़ता है सारा हमें फ्रॉम वेस्ट एशियन नेशन। पर ये क्या शो कर रही है अब केस स्टडी कि नेचुरल फार्मिंग की हमने बैन नहीं लगाया इंडिया के अंदर, पर वो केस स्टडी आप रिप्रेजेंट कर सकते हो कि एकदम से अगर आप बोले कि केमिकल फर्टिलाइजर नहीं आएंगे और नेचुरल फार्मिंग की तरफ शिफ्ट करना है, तो सॉइल के ऊपर तो इम्पैक्ट पड़ेगा ही पड़ेगा, वो अलग बात है, क्योंकि सॉइल को आदत पड़ चुकी है केमिकल फर्टिलाइजर की। पर नेचुरल फार्मिंग को अडॉप्ट करते करते टाइम लगेगा, क्योंकि एसिडिटी बढ़ रखी है, वो पता है उसको कि पेस्ट को मारने के लिए किसान यहाँ पे फर्टिलाइजर ऐड कर देगा, तो सॉइल को भी थोड़ा टाइम लगता है अडेप्ट होते हुए। अदरवाइज नेचुरल फार्मिंग में बुराई तो कुछ नहीं है, पर एकदम से आप शिफ्ट नहीं कर सकते। तो इस करके वो श्रीलंका वाली स्टोरी द हिंदू ने कवर करी है। नेक्स्ट, गोल्ड वाला पॉइंट बोला था। अब जैसे कि मैंने बताया पैनिक मचा तो अचानक से गोल्ड की परचेजिंग बढ़ जाती है, और 700 to 800 टन तक का गोल्ड हम परचेज करते हैं, इंपोर्ट करते हैं, तो इससे फॉरेक्स हमारा घटता है। अब इसकी जो इंपोर्ट ड्यूटीज है वो बढ़ा दी गई और डबल कर दी है ऑलमोस्ट। आपका गोल्ड आ गया, सिल्वर आ गया, प्लेटिनम आ गया। तो पहला आर्टिकल ध्यान से सुनना, अगला फिर आएगा सिल्वर, गोल्ड और प्लेटिनम वगैरह के ऊपर। आपने सिर्फ ड्यूटीज देखनी है, कहाँ से रिड्यूस, पहले कितनी थी और अब कितनी कर दी गई है, बाकी आर्टिकल सेम है। मैं आपसे पूछूंगी उस आर्टिकल के अंदर कि क्या इसका इंपैक्ट पड़ेगा, आप खुद ही आंसर करोगे फिर, ठीक है। चलो जी, अब स्टार्ट करते हैं इस आर्टिकल को। वोकल फॉर लोकल, स्वदेशी को इंडिकेट कर रहे हैं, और इवन जो सीजर और टूथब्रश भी हैं ये भी मेक इन इंडिया नहीं होती है, मेक इन चाइना, मेड इन चाइना वाली कैटेगरी ज्यादा आपको देखने को मिलती है। इसी वजह से बोला कि आपको थोड़ा सा फॉरेक्स को कंट्रोल करना है, फॉरेक्स यानी कि फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स। अब वही फॉरेक्स आज हम डिटेल में देखेंगे। सबसे पहला कीवर्ड आता है यहाँ पे फॉरेक्स रिजर्व, दैट इज फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। ये फॉरेन करेंसी एसेट होते हैं। अब यहाँ पे लिखा है फॉरेन करेंसी एसेट, मतलब आप यूं सोचें कि फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, इसमें सिर्फ पैसा आता होगा, तो आंसर है नो। इसमें लिखा फॉरेन करेंसी एसेट, करेंसी भी आएगी पर कुछ एसेट्स भी इंक्लूड होंगे। जैसे आप गूगल पे वगैरह यूज करते हो, आपको कुछ वाउचर भी दिए जाते हैं। अगर किसी ने लोन उठाया तो आपका सिबिल स्कोर आता है कि ये अच्छे से ईएमआई को रिटर्न कर रहा है, मतलब पे कर पा रहे हैं उनको, जो मंथली इंस्टॉलेशन है वो कंटिन्यूटी में जारी है, कोई डिले नहीं देखेंगे। या फिर आप बड़ी ज्यादा रेगुलरली जीपे को यूज कर रहे हो तो कुछ वाउचर आपको दे देता है, कुछ शैम्पू का दे देगा कि खरीदोगे तो इतने का ऑफ मिल जाएगा, ऐसी चीजें रहती हैं। तो मतलब उसमें सिर्फ पैसा नहीं आ रहा है, आपको कुछ वाउचर्स भी मिल रहे हैं। वैसे आपका ये जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व रहता है ये फॉरेन करेंसी एसेट्स होते हैं। आप अकेला फॉरेन करेंसी नहीं इसको बोल सकते, ये फॉरेन करेंसी एसेट्स है। एसेट जब भी बोला तो एसेट 2 तरह के होते हैं, गुड्स की फॉर्म में, सर्विसेज की फॉर्म में हो सकते हैं, जो आपने नॉर्मली सुने हैं, या फिर यूं बोल रहे हैं इसको कि टेंजिबल भी हो सकते हैं और इनटेंजिबल भी हो सकते हैं, दोनों तरह के आ जाते हैं। तो ये जो फॉरेन रिजर्व्स हैं या फॉरेक्स रिजर्व्स है, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, फॉरेक्स में लिखा हुआ है फुल फॉर्म यहाँ पे, फॉर से फॉरनर और जो आपका ई एक्स आ गया ये एक्सचेंज को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब ये क्यों जरूरी होते हैं, क्यों फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया होल्ड करके रखता है या मेंटेन करके रखता है? तो एक तो एक्सटर्नल स्टेबिलिटी को मेंटेन करने के लिए। अब बोला ना फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, अब बाहर से कुछ खरीदोगे
तो जो आपकी करेंसी होगी वो डॉलर में कन्वर्ट कर दी एग्जाम्पल, तो आपको वो क्या करना पड़ा, कन्वर्जन करना पड़ा, पर आपका पैसा तो गया बाहर जब आपने कोई चीज को खरीदा। तो आपको एक तो एक्सटर्नल स्टेबिलिटी अगर मेंटेन करनी है तो आपके पास फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व होने चाहिए। नंबर 2 आ गया ट्रेड को सपोर्ट करने के लिए, तो बात ही जब हम इंपोर्ट एक्सपोर्ट की कर रहे हैं तो ऑब्वियसली बात है ट्रेड को कंट्रोल करने के लिए। करेंसी में फ्लक्चुएशंस होती हैं उसको मेंटेन करने के लिए, जैसे अभी फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व रुपी डेप्रिसिएशन, और आज ये वैल्यू पहुंच चुकी है 95.75 रुपीज पर डॉलर। पॉज लगता रहता है कि 75 मैक्सिमम एंड 63 पे रुक गई है, मतलब 95.63 पे पॉज लग गया है, पर पॉसिबिलिटी है कि 75 तक जाएगा। मतलब रुपी डेप्रिशिएट कर रहा है, पर वो भी कहीं ना कहीं फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व के साथ जुड़ा हुआ है। वो कैसे जुड़ा है वो आगे देखो। इसके बाद इंडिया में फॉरेक्स रिजर्व जो है उनको कौन मेंटेन कर रहा है, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। हर एक कंट्री का कोई ना कोई सेंट्रल बैंक होता है, तो वही इसको मेंटेन करते हैं। पहले तो ये बताओ मुझे, इसका मोटो क्लियर हो गया आपको कि ये जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है वो एक फॉरेन करेंसी एसेट्स हैं, और इनका मेन पर्पस क्या रहता है, तो ये एक्सटर्नल स्टेबिलिटी मेंटेन करे रखना। नंबर 2 जो ट्रेड है उसे सपोर्ट करना, एंड नंबर 3 करेंसी फ्लक्चुएट ना करे तो उसे भी मैनेज करना, वो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व का यूज आता है। इसको पूरा डीप इकोनॉमिक्स लेवल से हम नहीं देखेंगे, थोड़ा सा करंट अफेयर का जो आर्टिकल आजकल चल रहे हैं वो सबको समझ आ जाए उस पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे। अब आते हैं कंपोनेंट्स के ऊपर, जैसे कि बोला ये आगे फॉरेन करेंसी एसेट, जो लार्जेस्ट शेयर होता है ना, इसमें प्रॉपर 4-5 कैटेगरीज रहती हैं, उसमें सबसे ज्यादा जो शेयर है वो फॉरेन करेंसी एसेट्स का आ गया। यहाँ पे यूएस डॉलर, यूरो, पाउंड, देन येन एसेट, ये सारे इंक्लूडेड रहेंगे। यहाँ पे तो आपने करेंसी की बात कर ली और सबसे ज्यादा शेयर भी इसी का ही है। नेक्स्ट आते हैं गोल्ड रिजर्व। ये आरबीआई ने कुछ गोल्ड होल्ड करके रखा होता है फॉरेन रिजर्व की फॉर्म में। फॉर एग्जाम्पल आपके पास करेंसी घट गई है तो आप बोलेंगे कि गोल्ड खरीद लो प्लीज हमसे, तो गोल्ड के लिए मना नहीं करते ज्यादातर, क्योंकि ये स्टोर ऑफ वैल्यू की तरह एक्ट करता है। जो गोल्ड है इसकी वैल्यू बढ़ती रहती है, तो ये यहाँ पे इसको स्टोर ऑफ वैल्यू की तरह भी माना जाता है। ये आ गया गोल्ड। देन तीसरा आता है स्पेशल ड्रॉइंग राइट। ये स्पेशल ड्रॉइंग राइट ये करेंसी नहीं होती है, इसको आप वाउचर की तरह कंसीडर करके चल सकते हो। जो स्पेशल ड्रॉइंग राइट है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ यूएस है, यहाँ इंडिया है, इंडिया ने बोला कि मेरे ना एसडीआर घट गए हैं, ये ग्रुप रहेगा करेंसीज का, इसको ऐसे अज्यूम करो, या वैसे भी छोड़ दो तो छोटा सा एक वाउचर अज्यूम करके चलो कि इसकी करेंसीज के हिसाब से कुछ ना कुछ वैल्यू निकल के आती है। अब हुआ क्या, इंडिया ने बोला कि मेरे को ना एसडीआर चाहिए, यूएस ने बोला मुझसे खरीद ले, तो यूएस क्या करेगा, एसडीआर दे देगा इंडिया को, मतलब अपनी होल्डिंग में से किसको दे दिया, इंडिया को दे दिया, और इसके रिटर्न में इंडिया को भी तो कुछ पे करना पड़ेगा, लिक्विडिटी, पैसा पे करना पड़ेगा, तो पैसा किसकी जेब में चला गया, यूएस। पर ऐसा नहीं होता कि ये डायरेक्ट ट्रांजेक्शंस होंगी, मतलब सीधा यूएस ने कॉल लगाई इंडिया को कि मेरे से ले ले एसडीआर, और इंडिया ने पैसा पकड़ा दिया सीधा यूएस को। बीच में एक बैठा हुआ है जिसका नाम है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, तो ये एसडीआर का जो होल्डिंग है, बेचना है खरीदना है, ये आप कर सकते हो, पर बीच में कौन रहेगा, आईएमएफ रहेगा, ये नजर रखेगा, क्योंकि एसडीआर का एक कोटा होता है, हर एक कंट्री को मेंटेन करके रखना पड़ता है। अब किसी ने सोचा एक काम करते हैं, लिक्विडिटी बढ़ा लेते हैं, एसडीआर बेच देते हैं फटाफट से, आईएमएफ बोलेगा मैं देख रहा हूं, अगर आपकी होल्डिंग घटी, जितना आपका कोटा साइन करा गया था कि आपके इतने एसडीआर होने ही चाहिए पॉकेट के अंदर, तो उस केस में आपको इंटरेस्ट रेट भी पे करना पड़ता है, मतलब अब आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा अमाउंट किसको पे करना पड़ेगा, आईएमएफ को। तो आईएमएफ ने ये कॉन्सेप्ट लाया क्यों था, आईएमएफ यहाँ पे क्यों इन्वॉल्व हो रहा है, आईएमएफ ने बोला कि बड़ी सारी कंट्रीज हैं, कई बार इकोनॉमिक टर्मोइल्स को फेस करती हैं, डिफिकल्टी आ जाती है, हम लोन प्रोवाइड करेंगे, पर लोन सिर्फ उनको प्रोवाइड करेंगे जो हमारे साथ मेंबर बनेगा। और अभी के टाइम पे आपको पता है 190 प्लस कंट्रीज जो हैं वो एक्चुअल में मेंबर बन चुकी हैं इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का। ये तो आ गया एसडीआर। अब एसडीआर में स्पेशल ड्रॉइंग राइट्स, मतलब ये करेंसी नहीं, आप इसको डायरेक्टली बोल सकते, एक तरह से ये क्लस्टर आ जाएगा इन करेंसीज का, वाउचर की फॉर्म में यूज करा जाएगा। अब इसमें एक अपर क्रेडिट होता है, अपर क्रेडिट का मतलब होता है कि उसके ऊपर बहुत सारी कंडीशन लगी होंगी, आप इजीली उसको लिक्विफाई नहीं कर सकते, मतलब उसको आप कैश वगैरह में या करेंसी वगैरह में कन्वर्ट नहीं कर सकते हो। चौथी कैटेगरी आती है रिजर्व ट्रांसपोजिशन। ये रिजर्व ट्रांसपोजिशन इन एसडीआर की ही एक तरह की टाइप होती है जिसके ऊपर कंडीशन नहीं लगी होती और आप इसको इजीली लिक्विफाई कर सकते हो। इसको भी कौन देखता है, तो आईएमएफ ही देखता है, इसका भी प्रॉपर कोटा होता है। और हर एक कंट्री का, अब देखो आईएमएफ के पास पैसा कहां से आएगा, तो हर एक कंट्री कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूट करती होगी, और ये जो कंट्रीब्यूशन है ये डिपेंड करती है उस कंट्री की जीडीपी कितनी है, वो कितनी ओपन है मार्केट्स में। जो हमारी दो तरह की मार्केट आती है ना, एक क्लोज आती है, एक ओपन आती है। क्लोज का तो मतलब हो गया जैसे नॉर्थ कोरिया को आप देखते हो कि करना ही नहीं अपने को ट्रेड किसी के साथ, तो वो तो क्लोज का एग्जाम्पल आ गया। देन आते हैं ओपन इकोनॉमी, जिसमें आप बोलते हो इंपोर्ट एक्सपोर्ट, दो टर्म्स यूज करते हो बार बार, वन इज इंपोर्ट, दूसरा आ जाता है एक्सपोर्ट, तो वो आ गया ओपन इकोनॉमी। कोई जो कंट्री है वो ओपन कितनी है, एंड देन
कैसे उनकी इकोनॉमी रिस्पॉन्स कर रही है, क्या जो उनकी करेंसी है वो फ्लक्चुएट कर रही है, वो सारी चीजें IMF नोट डाउन करते हैं और उसी हिसाब से अपने मेंबर्स को बोलता है कि आपने अपना अपना कॉन्ट्रीब्यूशन करना है। जीडीपी का जो फैक्टर है वो सबसे इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर बनता है, मतलब जिसका सबसे ज्यादा जीडीपी होगा कहीं ना कहीं उसकी कंट्रीब्यूशन भी ज्यादा ही आपको दिखाई देगी। चलो वो डीप इकोनॉमिक्स का पार्ट आ गया। ये चार चीजें आप मेनली देखते हो फॉरेक्स के अंदर। करेंसी भी देखी, गोल्ड भी आया, स्पेशल ड्राइंग राइट्स भी आए और रिजर्व ट्रांच भी आया। स्पेशल ड्राइंग राइट्स ये कोटा के हिसाब से होते हैं, आपको कुछ होल्ड करके रखने पड़ते हैं, सबकी वैल्यू याद करने की जरूरत नहीं है अभी के लिए, तो ये होल्ड करके रखने पड़ते हैं। अब इसमें भी एक अपर क्रेडिट होता है, अपर क्रेडिट मतलब उसमें कंडीशन बहुत ज्यादा लगी है, आप उसको नहीं निकलवा सकते इजीली। एंड दूसरा जो आगे यहाँ पे टर्म दैट इज रिजर्व ट्रांच पोजीशन यानी कि आरटीपी। रिजर्व ट्रांच पोजीशन के केस में क्या होता है, ये वो रिजर्व होता है जिसको आप इजीली एक्सेसिबल कर सकते हो, मतलब इसको आप करेंसी की फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हो, ज्यादा कंडीशन इस पे नहीं होती, मतलब इजी टू, अगर आपको करेंसी जल्दी चाहिए तो आप कौन सी फॉर्म के लिए जाते हो, आरटीपी। एसडीआर, यहां से हमें एक और चीज पता लग रही है, मतलब अगर करेंसी का जो वेटेज है वो घट जाता है इनकेस, तब जाके आप यहाँ पे आते हो, मतलब इकोनॉमिक क्राइसिस आ जाते हैं तब जाके इन तीन चीजों को यूज किया जाता है। इमरजेंसी फंड की तरह आप इसको इमेजिन करो। अब बच्चे नए हैं, मुझे पता है इकोनॉमी आपकी नहीं हुई है कईयों की, पर थोड़ा सा इसको टच कर लो ऐसे कि जो कैश है वो फटाफट से यूज कर सकते हो। आपने मान लो चॉकलेट खरीदनी है, कैश लेके जाओगे इजीली आपको दे देगा वो, आप बोलो ये गोल्ड ले ले, तो उतनी तो वैल्यू नहीं है चॉकलेट की, फिर तो आपको वो जितनी भी चॉकलेट है और जितनी वर्थ वैल्यू उस गोल्ड की उतनी खरीदनी पड़ेगी, तो मतलब गोल्ड को आप फटाफट से लिक्विफाई नहीं कर पा रहे हो वहां पे। तो ये जो तीन चीजें आएंगी बाद में जाके यूज होंगी, पहले किसको यूज करेंगे, करेंसीज को ही। ये आगे चार मेन कंपोनेंट जो फॉरेक्स में आप देखते ही देखते हो। अब इसी में एक और टर्म आपने पढ़ी विच इज बैलेंस ऑफ पेमेंट, यानी कि हमारी कंट्री पूरे वर्ल्ड के साथ क्या खरीद रही है क्या बेच रही है, उसकी जो बैलेंस शीट है वो क्या है, बैलेंस ऑफ पेमेंट, मतलब कितना बैलेंस बच गया। इसको थोड़ा सा और इजीली देखो, ये बैलेंस ऑफ पेमेंट है आपका, दो तरह के अकाउंट्स आएंगे इसमें, एक आ गया करंट अकाउंट, दूसरा आ गया कैपिटल अकाउंट। कैपिटल यानी कि निवेश, इन्वेस्टमेंट की बात हो रही है। करंट अकाउंट यहाँ पे जो भी चीजें आप जैसे एटीएम से पैसा निकालते हो, वहां पूछता है ना वो सेविंग से निकालना है करंट से निकालना है, करंट मतलब जितना पैसा आया उसको आप यूज कर रहे हो अपने हिसाब से। ये आ गई कैपिटल अकाउंट जो कि आपको प्रॉफिट भी दे सकती है लॉस भी दे सकती है, दोनों पॉसिबिलिटी है, पर कैपिटल यानी कि निवेश, ये इन्वेस्टमेंट वाली मनी आ जाएगी। अब यहां पे ध्यान से देखना, करंट अकाउंट के केस में बैलेंस ऑफ इनविजिबल, बैलेंस ऑफ विजिबल दोनों इंक्लूड होंगे। विजिबल मतलब टेंजिबल की बात कर रहे हैं, और दूसरा आ गया आपका दूसरी तरफ बैलेंस ऑफ इनविजिबल, इंटेंजिबल की बात कर रहे हैं, सर्विसेज आ जाएंगी। अब जैसे बैलेंस ऑफ विजिबल है, यहाँ पे वो ट्रेड, इसको बैलेंस ऑफ ट्रेड भी बोल देते हैं, यहाँ पे वो सारी कमोडिटीज आएंगी जो कहीं ना कहीं टेंजिबल है नेचर में, गुड्स आ गई, कोई भी कमोडिटी आपने परचेज करी या बेची तो उसका जो डेटा होगा वो कहां पे आ जाएगा, बैलेंस ऑफ विजिबल की कैटेगरी में। एक आता है आपका बैलेंस ऑफ इनविजिबल, यहाँ पे वो चीजें आएंगी जो सर्विसेज की फॉर्म में रहेंगी। सर्विसेज में हो सकता है सॉफ्टवेयर है, कंसल्टेंसी सर्विसेज आ जाती हैं, तो वो सारा किसमें आ जाएगा, इनविजिबल वाली कैटेगरी में। आप सर्विस को टच थोड़ी कर सकते हो, तो इनटेंजिबल नेचर की होती है, इनविजिबल नेचर की होती है, इट कैन बी फेल्ट ओनली, ठीक है, इसे सिर्फ फील किया जा सकता है, आप इसको टच नहीं कर सकते। देन आते हैं इनकम, नेट फैक्टर इनकम अब्रॉड वगैरह इसमें आ जाता है, इंटरेस्ट पेमेंट्स इसमें आ जाती है, अगेन इनको भी आप टच नहीं कर पा रहे, सिर्फ सर्विसेज की कैटेगरी में है। देन आगे ट्रांसफर्स, इसमें रेमिटेंसेस आगे, बाहर से जो पैसा आ रहा है वो सारा इसमें इंक्लूड कर दिया जाता है, ये ट्रांसफर वाली कैटेगरी में आते हैं। अब ये तो आ गया आपका करंट अकाउंट। अब ये जो करंट अकाउंट है ना, कभी ये बढ़ेगा कभी ये घटेगा, अभी के लिए मैंने सिर्फ बोला बढ़ेगा या घटेगा और करंट अकाउंट टर्म यूज करी। अब इसी में करंट अकाउंट डेफिसिट भी हो सकता है, इसी में करंट अकाउंट सरप्लस भी हो सकता है, आगे ना भी याद। अब करंट अकाउंट डेफिसिट अगर पॉजिटिव है तो पॉजिटिव क्या शो कर रहा है, करंट अकाउंट डेफिसिट बढ़ रहा है, इंपोर्ट ज्यादा है, पैसा जा रहा है, हाँ खरीद रहे हैं हम चीजों को। चलो ठीक है आगे देखते हैं, इसको कंफ्यूज मत करो। करंट अकाउंट डेफिसिट, घाटा बढ़ रहा है, वो गलत होती है चीज, मतलब इंपोर्ट आपका बढ़ रहा है, आप एक्सपोर्ट नहीं उतना कर पा रहे। चलो ठीक है अभी छोड़ दो छोड़ दो। कैपिटल अकाउंट भी देख लो यहाँ पे। कैपिटल अकाउंट की जब बात करेंगे तो इसमें इन्वेस्टमेंट्स भी आएंगी, लोन्स भी आएंगे। फॉरेन कंट्री से पैसा उधारी पे भी तो उठाते हैं, बाद में पे भी करना पड़ता है इंटरेस्ट रेट के साथ, तो यहाँ पे एफडीआई भी आ गए, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, जो इन्वेस्टमेंट हमारी 10% से ज्यादा की रहेंगी और शेयर होल्डिंग रहती है प्रॉपर, और डिसीजन मेकिंग में भी उस स्टेक होल्डर की पावर रहती है। एक आ गया फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट या फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट, ये भी आएंगे, 10% से नीचे का रहेगा, जो स्टेक होल्डर है उसको सिर्फ अपने प्रॉफिट से मतलब है, डिसीजन मेकिंग में उसका कोई भी रोल नहीं है। देन आते हैं एक्सटर्नल बॉन्ड्स इश्यूड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ये आपकी स्टॉक मार्केट के साथ भी डील करेगा। देन दूसरी कैटेगरी आ गई लोन्स की, एक्सटर्नल लेंडिंग हो सकती है, एक्सटर्नल बोरोइंग भी हो सकती है, उधारी हम ले भी सकते हैं दे भी सकते हैं, किसमें
क्योंकि बैलेंस शीट है, बैलेंस शीट में दे भी रहे हो आप, खरीद भी रहे हो, या ले भी रहे हो और दे भी रहे हो, वहां पे जो बोरोइंग है वो ले भी सकते हैं एंड लेंडिंग कर भी सकते हैं, पैसा उधार पे दे भी सकते हैं। ये जस्ट मैंने आपको टच करवाया एक कि क्या क्या चीजें इसमें कवर करी जा सकती हैं जब बैलेंस ऑफ पेमेंट की बात करते हैं। पर करंट अफेयर के हिसाब से देखें तो सिर्फ आपको टच करके निकलना है अब आगे। बैलेंस ऑफ पेमेंट मतलब बैलेंस शीट है, कितना खरीदा कितना बेचा, वो सारा सब्ट्रैक्ट ऐड करके आपके पास कुछ बैलेंस निकल के आएगा। करंट अकाउंट का भी निकलता है और कैपिटल अकाउंट का भी निकलता है, सेपरेट भी निकालते हैं। और जब करंट अकाउंट का प्लस माइनस जो भी आया, कैपिटल अकाउंट का प्लस माइनस जो भी आया, इक्वल टू उनको भी देख लेंगे फिर प्लस में है वैल्यू या नेगेटिव में है, उस हिसाब से हमारा क्या निकल के आता है, बैलेंस ऑफ पेमेंट। अब देखो अगर मान लो इन्वेस्टमेंट का फ्लो बहुत ज्यादा हो जाता है तो ऑब्वियस सी बात है जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है वो बढ़ता हुआ आपको दिखाई देगा। और कई बार क्या होता है जो हमारे फॉरेन, अब दो कंडीशंस है, अभी आपने पीछे क्या पढ़ा, फॉरेक्स को, और एक आपने पढ़ा बैलेंस ऑफ पेमेंट को। अब ये जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है, मैंने बोला इन्वेस्टमेंट बहुत ज्यादा बढ़ने लगी है अचानक से, मतलब इनफ्लो हुआ पैसे का, तो जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है वो आपको कहीं ना कहीं बढ़ता हुआ दिखाई देगा। दूसरी कंडीशन ये भी हो सकती है, एक तरफ इन्वेस्टमेंट आ रही है, दूसरी तरफ ये है हम इंपोर्ट बहुत ज्यादा कर रहे हैं, और जब इंपोर्ट बहुत ज्यादा कर रहे हैं तो जो फॉरेक्स है उस पर क्या इंपैक्ट पड़ेंगे। अब जब इंपोर्ट बहुत ज्यादा कर रहे हैं फिर क्या इंपैक्ट पड़ेंगे फॉरेक्स पे, ये घटेगा या बढ़ेगा, ये घटेगा, क्योंकि इसमें पैसा था, आपने पैसा भी तो दिया जब चीजों को खरीदा, ये आपको घटता हुआ दिखाई देगा। अब आरबीआई क्या कहते हैं, कई बार देखते हैं इसमें सरप्लस हो रहा है तो चलो थोड़ी सी हेल्प किसकी कर देंगे, फॉरेक्स की कर देंगे, पर इससे एक डिसएडवांटेज निकल के आती है। जब बैलेंस ऑफ पेमेंट आपका बढ़ने लगा तो यहाँ पे जो रुपये की वैल्यू होती है वो भी स्ट्रेंथन करने लगती है। अब मान लो $1 अभी कितने पे पहुंचा हुआ है, 95.75 मैक्सिमम, और 63 पे पॉज लग गया है, ठीक है, ये पर डॉलर के हिसाब से। अब मान लो रुपी स्ट्रेंथन होने लगे, तो मतलब स्ट्रेंथन हो रहा है तो ये घटेगी ना वैल्यू रुपी की। अब मतलब $1 जहां पे पहले 95 रुपीज, $1 के लिए आपको पहले 95 रुपीज देने पड़ रहे हैं, कितना अच्छा होता अगर 60 ही देने पड़ते। 95 का भी चलो हाफ कर लेते हैं, 90 ले लेते हैं, मान लो ये 45 पे आ जाता, अब आपके पास $2 आ जाएंगे उतने में, जो 90 रुपीज है टोटल अगेन, पर $2 आप खरीद सकते थे, पर अभी एक ही डॉलर जो है वो 95 रुपीज के पास में पहुंचा हुआ है। तो मतलब जब बैलेंस ऑफ पेमेंट बढ़ने लगता है तो उससे कहीं ना कहीं हमारा रुपी स्ट्रेंथन भी करता है। अब एग्जाम्पल ले लेते हैं कि ये पहुंच गया 80 रुपीज के पास में पर डॉलर। अब 80 तो ऑब्वियस सी बात है आप कम रुपए दे रहे हो जब डॉलर को परचेज कर रहे हो। अब इसकी एक अच्छी चीज है ना ये कि रुपी तो एप्रिशिएट कर रहा है, पहले डेप्रिशिएट कर रहा था, घट रही थी वैल्यू, अब एप्रिशिएट कर रहा है, पर ज्यादा एप्रिशिएशन भी अच्छी नहीं होती। ज्यादा एप्रिशिएशन क्यों अच्छी नहीं होती, इससे हमारे एक्सपोर्ट इंपैक्ट करते हैं। हमसे कुछ कंट्रीज परचेज ही इसलिए कर रही हैं क्योंकि उनको सस्ता पड़ता है, तो इससे तो हमारी एक्सपोर्ट मार्केट डिस्टर्ब कर जाती है। तो मतलब कुछ सेटअप्स होते हैं, कुछ लैंडमार्क्स होती हैं जो आरबीआई ने सेट करी होती है कि इससे ज्यादा भी नहीं इससे कम भी नहीं, और उसके ऊपर कोई लिमिट नहीं होती है, वो आरबीआई अपने हिसाब से मैनेज करता है। जैसे अभी हमारी जो रुपी है वो डेप्रिशिएट कर रही है, यहाँ पे पहुंची हुई है वैल्यू, और साथ में क्या बोला, 7 अपील्स अप्लाई करी गई, और क्या बोला, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व को हमने प्रोटेक्ट करना है क्योंकि ये घटता जा रहा है। तो यहाँ पे हमें एक चीज तो दिखाई दे रही है कि अगर ये फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है ये घट रहा है, तो साथ में अपील में क्या बोला गया कि हमें कंजप्शन रिड्यूस करनी है। अब बोला कंजप्शन रिड्यूस करनी है पर मैन्युफैक्चरिंग पे उतना ज्यादा फोकस नहीं है, अगर मैन्युफैक्चरिंग ज्यादा नहीं आएगी तो बैलेंस ऑफ पेमेंट ये घटेगा फिर। और 2024 के बाद देखा गया है और टिल 2026 देखा गया ये बैलेंस ऑफ पेमेंट घट रहा है। और जो इवन आपको जनवरी का अगर डेटा याद है, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर वो इंडिया से भाग रहे थे और वो ऑल्टरनेटिव मार्केट जो है वहां पे अपने लिए ऑप्शन देख रहे थे। ये कब होता है, जब उनको लगता है कि हमें शायद यहाँ पे चीजें महंगी पड़ सकती हैं, जितना प्रॉफिट हमें अर्न होना चाहिए था वो नहीं होगा, तो कई बार वो वापस भी जाते हैं। अब वो वापस गए तो आपने टेबल में क्या देखा, दैट इज कैपिटल अकाउंट। तो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट अगर आ रही थी तो प्लस में था डेटा, अब मैंने बोला यहाँ से इन्वेस्टमेंट जा रही है तो ये भी घटेगा, तो ओवरऑल इस पे फिर से नेगेटिव इंपैक्ट पड़े। तो आरबीआई इन सारी चीजों को मेंटेन करके चलता है, ऐसा कभी भी नहीं होगा कि एक चीज बढ़ रही है तो दूसरी घट नहीं सकती, या वाइसा वर्सा नहीं हो सकता है दोनों ही बढ़े, वो भी पॉसिबिलिटी है। एक और सिनारियो यहाँ पे समझो मैन्युफैक्चरिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब दोबारा से मेरे पास बैलेंस ऑफ पेमेंट है, ये जस्ट मैं रैंडम एग्जांपल उठा रही हूँ अभी के लिए, पर एफआईआई का डेटा आपने जनवरी में देखा था कि वो वापस गए और जिसकी वजह से हमारी जो इन्वेस्टमेंट से पैसा आ रहा था वो घटा, बीओपी पे अगेन इंपैक्ट पड़ा। अब दोबारा से एक सिचुएशन लेते हैं, एक तरफ बैलेंस ऑफ पेमेंट है, एक तरफ आपके फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स आ गए, दोबारा से फॉरेक्स है। मैं एग्जांपल दूंगी, आपने बताना है क्या चीज यहां पे इंपैक्ट करेगी। आप क्या कर रहे थे, पहले चीजों को इंपोर्ट कर रहे थे, खरीद रहे थे बहुत सारी, और एक कमोडिटी में उठा रही हूं अभी के लिए, जैसे टूथब्रश उठा लिया जो कि प्राइम मिनिस्टर ने भी मेंशन करा, तो हम भी टूथब्रश का एग्जांपल ले लेते हैं। पहले ये हम खरीद रहे थे फ्रॉम चाइना, लेट्स से इंपोर्ट कर रहे थे फ्रॉम चाइना,
अब हुआ क्या, इंडिया में सिनारियो कुछ ऐसा बना कि इंडिया ने बोला ये टूथब्रश ना हम ही बना लेंगे। अभी ऐसे सोच लो बस दुनिया टूथब्रश पे ही चल रही है, उस हिसाब से इसका आंसर करना। पहले इंपोर्ट कर रहे थे, अभी के लिए हमने क्या बोला इंडिया में कि हम इसको क्या करेंगे, खुद ही मैन्युफैक्चर करेंगे, टूथब्रश की मैन्युफैक्चरिंग करेंगे। ठीक है, अब बताओ बैलेंस ऑफ पेमेंट है एक तरफ और दूसरी तरफ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है। अब जो फॉरेन कंट्रीज हैं वो बोले कि इंडिया में इतने सारे टूथब्रश बन रहे हैं तो हम भी क्या करेंगे, इन्वेस्टमेंट करेंगे। अब बताओ मुझे बीओपी क्या होगा, अब बढ़ेगा क्योंकि सबने देखा टूथब्रश सारे कहां पे बन रहे हैं, इंडिया में। तो इन्वेस्टर ने बोला डालो पैसा, हम भी बनाएंगे इनके साथ टूथब्रश। वो FIIs या FPIs हो सकते हैं, मतलब 10% के कम के स्टेक्स लेंगे और अपना प्रॉफिट सा देखेंगे। पर हमें क्या चाहिए था, पैसा। वो पैसा तो आता गया यहाँ पे। नंबर 1 इन्वेस्टमेंट, और बीओपी आपको क्या दिखेगा दोबारा से बढ़ता हुआ। अब मुझे बताओ फॉरेक्स के ऊपर क्या फर्क पड़ेगा, ये हाँ ये घटेगा कि बढ़ेगा, बढ़ेगा, क्योंकि आप पहले खरीद रहे थे। आप जब खरीद रहे थे तो पैसा किसको जा रहा था, चाइना को जा रहा था। अब आपने बोला खुद भी बना लेते हैं, तो जब आपने मैन्युफैक्चरिंग को प्रमोट करा तो इंपोर्ट बिल आपको घटता हुआ दिखाई देगा, यानी कि जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है उसकी वैल्यू में कुछ ना कुछ इंप्रूवमेंट आती हुई दिखाई देगी। एकदम से नहीं होगा कि बढ़ गया, पहले मैन्युफैक्चरिंग करनी पड़ेगी, आपको सेलिंग करनी पड़ेगी, तब जाके ये बढ़ना शुरू करेगा। हो सकता है हम नेगेटिव में चल रहे थे तो पहले जीरो के पास आएगा, फिर पॉजिटिव की तरफ चलना शुरू करेगा, इस तरह से। अब डन। अब ये नेगेटिव में कभी भी ऐसे नहीं होगा, नेगेटिव रिप्रेजेंट करता है लॉस को यहाँ पे, कि हम बहुत ही कम माइनस में आ चुके हैं, हम बहुत चीजों को इंपोर्ट कर रहे हैं। थोड़ा सा आइडिया लगा, एक और एग्जांपल के साथ ही मैं बोलती हूँ। अब जैसे गोल्ड सिल्वर प्लेटिनम का मेंशन करा, अब गोल्ड सिल्वर प्लेटिनम इनकी जो इंपोर्ट ड्यूटी है, ध्यान से सुनना, इंपोर्ट ड्यूटी है, ड्यूटी अगेन वही टैक्स है एक तरह का। अब इसको बोला कि हम बढ़ा रहे हैं, जैसे एग्जाम्पल पहले मान लो ये 9.4 पे था, अब मान लो इसको 18% पे ले गए। अगेन अज्यूम वैल्यूज हैं, एग्जैक्ट नहीं लिखी है यहाँ पे, कहीं शुरू हो जाते हैं फिर, तो ये अज्यूम वैल्यू है। पहले मान लो ये जो गोल्ड है मैं सभी को एक ही बराबर ले रही हूँ, जबकि सिल्वर फाइंडिंग को देखोगे वो 5.4% पे लाई कर रहा है, मैं एक ही एग्जाम्पल की तरह ले रही हूँ। ये एक प्लेटिनम आ गया, ये 3 कमोडिटीज है मेरे पास। अब मैंने क्या बोला कि मैंने आपको अपील डाली थी कि आपने गोल्ड नहीं खरीदना है, पर आप पागल हो गए कि ऐसे कैसे बोल दिया इसने गोल्ड नहीं खरीदना है, मेरी तो शादी आ रखी थी आपकी, मैंने तो बोला ना, मैंने तो अपील डाली। अब मैंने अपील डाली, आपने बोला नहीं खरीदना पड़ेगा, फटाफट से खरीद लो, आपने तो खरीद लिया, आप बचिए। पर ऐसा थोड़ी है कि इतना ज्यादा गोल्ड स्टॉक में पड़ा ही होगा कि आप सभी को ही मिल जाएगा, कुछ बच गए। अगले दिन मैंने देख लिया कि इनमें पैनिक मचा और मैं क्या करूंगी, अब इंपोर्ट ड्यूटी को बढ़ा दूंगी। अब मैंने किसको बढ़ाया, इंपोर्ट ड्यूटी को। बताओ इंपोर्ट ड्यूटी, मान लो ये इंडिया है, मान लीजिए हम जो गोल्ड परचेज कर रहे थे यहाँ पे वो यूएई से कर रहे थे, एग्जाम्पल यूएई से हम परचेज कर रहे थे। अब मैंने क्या किया, इंपोर्ट ड्यूटी को बढ़ा दिया। ये इंपोर्ट ड्यूटी यहाँ पे लगेगी कि यहाँ पे लगेगी, ये यूएई वालों को पे करना पड़ेगा। पर यूएई वालों ने पे करा तो अब इंडिया में क्या फर्क पड़ेगा, इसका जो गोल्ड है सिल्वर ये महंगा हो जाएगा, ऑब्वियस ही बात है। अब महंगा होएगा तो लोग थोड़ा सा स्टेप पीछे खींच लेंगे। अब जो बोल रहा था मैंने सोने की चेन देनी थी अपने पार्टनर को, अब वो बोल रहा है फूल ही दे दूंगी, कोई बात नहीं चलेगा इतना। मैंने क्या किया, मैंने इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ाई तो मैंने क्या किया, मार्केट के अंदर वो जो डिमांड एकदम से बूस्ट कर रही थी कि नहीं खरीदना है, वो मैंने कम करवा दी। जहां पे पहले शायद वो गोल्ड की चेन पड़ रही थी आपको 3 लाख रुपए की, अब वो अचानक से पड़ेगी 7-8 लाख रुपए की, ऐसे अज्यूम कर लेते। आपने बोला ये तो बजट के बाहर ही चला गया, इतने में मैं 3 गोल्ड की चेन ले आती। तो मैंने क्या किया, वो जो डिमांड थी उसको कम करवा दिया। कैसे करवाया, पैसा आपसे ज्यादा मांग के। तो वही चीज अभी जो आप आज के आर्टिकल में देखते हो, फ्रंट पेज पे जो हेडलाइन आ रखी है सिल्वर गोल्ड प्लेटिनम की, वो यही है। प्लेटिनम की बैंगल्स का भी क्रेज होता है लोगों में, उसकी फाइंडिंग्स भी आती है, स्क्रू वगैरह बनाए जाते हैं प्लेटिनम के स्क्रूज। देन आपने कुछ और भी आर्टिकल सुने होंगे, फाइंडिंग्स बोल दिया ना, स्क्रू आगे, क्लैंप्स आ गई, पिन्स आ जाती है, ये वो भी प्लेटिनम की बनती है। तो उस पर भी क्या किया, इंपोर्ट ड्यूटी वगैरह को इंक्रीज कर दिया। क्यों करा, अब लग गया पता आपको। अब आता है आपका क्वेश्चन, ये तो आपने समझा कि इंपोर्ट ड्यूटी से क्या हुआ। अब आता है बैलेंस ऑफ पेमेंट और दूसरा आ गया फॉरेक्स। अब बताओ मैंने इंपोर्ट ड्यूटी इंपोज करी, अब फॉरेक्स पे क्या फर्क पड़ेगा, घटेगा कि बढ़ेगा। अब ये इंप्रूव होना शुरू करेगा। मैंने बोला ना एकदम से कभी भी कोई चीज घटेगी नहीं, बढ़ेगी नहीं। अभी भी कुछ खरीद लेंगे, कईयों की जेब में है पैसा, वो फिर भी खरीद लेंगे, पर इससे क्या होगा, इंप्रूव करेगा। वो जो पैसा बाहर जा रहा था वो कंट्रोल में आना शुरू करेगा, वो रुक जाएंगे थोड़े टाइम के लिए। कईयों ने सोच लिया, लेट्स से कि अगर 100 लोग थे, 100 में से 70 ने सोच लिया अभी नहीं खरीदना है, उन्होंने पॉज लगा दिया। 30 बोले कि मेरे पास तो खुला पैसा है, मैं तो खरीद लूंगा, तो इंप्रूव करेगा। ये नहीं बोल सकते कि इंपोर्ट बिल एकदम से
घट जाएंगे। वो अभी भी रहेंगे, पर थोड़ा आपको जो ट्रेंड था पहले बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा था। इंपोर्ट बिल का, इंपोर्ट बिल क्या शो कर रहा है, आपने खरीदा, आपको इनवॉइस दिया गया, दैट इज इंपोर्ट बिल। अब वो क्या दिखेगा आपको यहाँ पे, इंप्रूव होता हुआ। नेक्स्ट यही तो बोल रहे हैं प्राइम मिनिस्टर कि फॉरेक्स को बचाना है, तो इंप्रूवमेंट की बात कर रहे हैं। ऐसा कभी भी नहीं होगा कि एकदम से बढ़ने लग जाएगा कि हमने इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ा दी और कोई खरीदेगा नहीं, ऐसा कभी भी नहीं होता। आइडियल कंडीशन नहीं हो सकती, तो यहाँ पे इंप्रूवमेंट आपको होती हुई दिखेगी। अब आते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट की तरफ। बैलेंस ऑफ पेमेंट पे कोई इंपैक्ट इसका, आपने देखा करंट अकाउंट में गुड्स भी लिखे हुए थे, और जो सोना है सिल्वर है ये गुड्स की फॉर्म में भी तो आ रहा है, तो कहीं ना कहीं बैलेंस ऑफ पेमेंट भी यहाँ पे। अब क्या होगा, अब यहाँ पे एक टर्म थी करंट अकाउंट डेफिसिट। करंट अकाउंट डेफिसिट जब बोल रहा है, ये घटेगा अब कि बढ़ेगा, सोच लो आराम से। पहले गुड खरीद रहे थे, पहले गुड को खरीद रहे थे तो पैसा बाहर जा रहा था, पैसा बाहर जा रहा था तो करंट अकाउंट डेफिसिट बढ़ रहा था, ठीक है, ये पहले की सिचुएशन आ गई। अब यहाँ पे इंपोर्ट ड्यूटी लगी, ये सारा सिनारियो मैंने आपको समझाया। अब बताओ करंट अकाउंट डेफिसिट पे क्या फर्क, अब ये आपको कम होता हुआ दिखाई देगा, क्योंकि अब नहीं खरीद रहे, इंपोर्ट बिल आपको घटता हुआ दिखेगा दोबारा से। पर तब तक शायद हमारे जो फॉरेक्स, अब यही चीज इस आर्टिकल के एंड में लिखी है कि हम ना कंजप्शन को रिड्यूस करने की ट्राई कर रहे हैं। वो जो गलत अप्रोच भी है, कहीं ना कहीं हमें मैन्युफैक्चरिंग पे फोकस करना चाहिए था। वो जो टूथब्रश का एग्जांपल तभी तो उठाया, ये क्या शो कर रहा है आपको कि जो छोटी सी कमोडिटी भी है ना, वो हम फॉरेन कंट्री से लेके आ रहे हैं। तो मैन्युफैक्चरिंग पे अभी के लिए जो अपील डाली थी उसमें एक ही वर्ड था, स्वदेशी, मेक इन इंडिया। वो कहीं ना कहीं इंस्पायर भी कर रहा है कि आपको चीजें इंडिया में बनानी पड़ेंगी। और ऐसा कभी भी नहीं होता कि कोई कंट्री सेल्फ रिलायंट बन जाए, कि सारी चीजें एक ही कंट्री के अंदर बने, आपको ट्रेड करना ही पड़ता है, नहीं तो आप तो फिर क्लोज इकोनॉमी बन गए। तो ये भी एक आइडियल कॉन्सेप्ट है जो नॉर्थ कोरिया में आपको दिख जाता है। इससे पहले जितनी भी क्लोज इकोनॉमीज हुआ करती थी वो फ्लॉप होती हुई भी दिखाई दी है, और आज के टाइम पे ये चीज पॉसिबल नहीं है कि आप पूरी तरह से आत्मनिर्भर हो जाओ। पर हाँ, जो चीजें बन सकती हैं, जो कैपेबिलिटी इंडिया होल्ड करके रखता है, वो मेंटेन करा जा सकता है। तो ये इंप्रूवमेंट पे फोकस करा है, घटेगा बढ़ेगा वो बात की सिचुएशन है। जब प्राइस दोबारा से ड्रॉप करेंगे, ये इंपोर्ट ड्यूटी दोबारा से ड्रॉप करेंगी, सारे रेडी हो जाएंगे कि चलो अब खरीदो। तो ये मार्केट है, मार्केट हमेशा फ्लक्चुएट करेगी। कभी भी आप ग्राफ ऐसे नहीं देखते कि ऐसे ही चले जा रहा है, कभी कभी तो ये नीचे आएगा, डिप तो आएगा इसका, ये नीचे ड्रॉप करेगा ही करेगा, ठीक है। तो फ्लक्चुएशन आपको हमेशा दिखेंगी। थोड़ा सा आइडिया लग गया। जब भी इसके ऊपर कुछ सवाल आए तो थोड़ी देर आराम से सोच लेना है, तुक्का मारने की ट्राई नहीं करनी है, क्योंकि आप ये सॉल्व कर पाओगे, ठीक है। ऑनलाइन कोई डाउट यहां तक, अभी आगे की स्टोरी चलनी है, यहां तक बता दो पहले। थोड़ा सा मैथमेटिक्स लग गया ना पता, कभी भी आइडियल आंसर नहीं ढूंढना है, वहां पे पहले देख लेना है सारे सिनारियो की बोला क्या है क्वेश्चन के अंदर। जैसे यहाँ पे वर्ड आएगा इंप्रूव, एकदम से वहां पे लिखा होगा कि शार्प इंक्रीज, वो गलत हो जाएगी स्टेटमेंट। शार्प तो कभी भी नहीं मिलेगा आपको, इंक्रीज कैसे मिला, आपने बनाया थोड़ी अभी के लिए कुछ। ये थोड़ी होगा कि गोल्ड के ऊपर इंपोर्ट ड्यूटी लगा दी, आप अचानक से जितनी भी गोल्ड माइंस है इंडिया के अंदर वहां से फटाफट से माइनिंग करोगे, एक्सट्रैक्शन करोगे और बनाना शुरू कर दोगे, वो एकदम से पॉसिबल नहीं है। पहले इंप्रूवमेंट होती है हमेशा, फिर जाके थोड़ा थोड़ा पीक आना शुरू होगा। अब यही आर्टिकल जो आपने इतनी देर लगा के समझी, अब आगे ना इंक्रीज डिक्रीज लिखा होगा फटाफट से। अब मैं सिर्फ बोलूंगी, जो मैंने समझाना था वो मैंने समझा दिया इसी आर्टिकल का यहाँ पे। अब आपको पढ़ना है कि क्या क्या चीजें इसमें लिखी हुई हैं। तो सबसे पहले बैलेंस ऑफ पेमेंट, ये एक सिस्टमेटिक रिकॉर्ड होता है जिसमें सारी इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन जो इंडिया ने बाकी वर्ल्ड के साथ करी। इंडिया ने साउथ कोरिया से क्या परचेज किया, क्या सेल करा, इंडिया ने चाइना से क्या परचेज किया, जो कि ज्यादा परचेज ही करते हैं हम 90%, एंड क्या चीजें हमने बेची, सेम विद यूएस। तो ये सारी जो बैलेंस शीट है वो कहाँ पे रहती है, बैलेंस ऑफ पेमेंट। इस जो चार्ट है ना ये वाला, इसमें तो हमने छोटे छोटे एग्जाम्पल उठाए, ये पैसा कहाँ पे चल रहा होगा, किस लेवल का चल रहा होगा, वो आप खुद ही समझ लेना। बैलेंस ऑफ पेमेंट पूरे वर्ल्ड के साथ ड्यूरिंग स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम, आप लिखा होता है ना वहां पे ईयर ऑन ईयर ग्रोथ, क्वार्टरली ग्रोथ, तो ये सारे पैरामीटर्स वेरी करते रहते हैं। तो यहाँ पे स्पेसिफिक पीरियड में इंडिया ने पूरे वर्ल्ड के साथ कैसी कैसी ट्रांजेक्शन करी, तो उसमें बैलेंस शीट में कितना पैसा पॉजिटिव में है, नेगेटिव में है, कहाँ पे हम स्टैंड कर रहे हैं, वो सारी चीजें किसमें आती हैं, बैलेंस ऑफ पेमेंट में। एक नहीं, ऑडिट नहीं है, ये शीट है, ये बैलेंस शीट। बैलेंस शीट में क्या लिखते हो आप, आपको पॉकेट मनी दी 1000 रुपए, बड़ा ही कम हो गया, 10,000 रुपए। अब 10,000 में से बड़ी सारी चीजें जाएंगी, फॉर एग्जाम्पल आपका रेंट जाएगा, रहते हो कि घर से आते हो, आप घर से आते हो, नहीं फिर पीजी वाला ज्यादा बेटर। चलो नितिन का एग्जाम्पल ले लेते हैं, मान लेते हैं इनको 10,000 रुपया पॉकेट मनी दी। अब ये मत बोलना मैं जॉब करता हूँ, नहीं बस ठीक है, अच्छा ज्यादा मिलती है, चलो 20,000 ले लेते हैं फिर, हे भगवान 20, अच्छा ये भी कम है, फिर तो तुम बड़े लकी हो, फिर पढ़ने का काम किया करो चुपचाप, बस बस। अब इनको 20,000 रुपया पॉकेट मनी मिला, अब इसमें से रेंट भी जाएगा, कितना रेंट है पूरे, चलो मैं कंसीडर कर लेती हूँ कि 15,000 है, मैं अपने हिसाब से करूंगी,
मैं अपने हिसाब से करूंगी, बस मैं बच्चा ही चेंज कर दूंगी। यहाँ पे सुनील का एग्जाम्पल ले रही हूँ मैं। अब सुनील को पॉकेट मनी मिल रही है 10,000 रुपए की, इनके रूम का रेंट आ रहा है 7,000 रुपया, जेब में बच गया 3,000 रुपया। अब 3,000 में खाने पीने का भी मेंटेन करना पड़ेगा, और एट दी एंड आपके पास बचा 100 रुपया। ये मैंने अपनी कंडीशन बता दी, जो मेरा वाला सिनेरियो था 10,000 रुपए की पॉकेट मनी, तो उसमें वो 7 चला गया रेंट के अंदर, क्योंकि रूम भी सिंगल चाहिए, ऐसे भी डिस्टर्बेंस भी नहीं चाहिए, तो बचता था 3। अब उसी में मेंटेनेंस करना था। अब मेंटेनेंस करना तो एट दी एंड आपके पास 50-100 रुपए यही बचता है। तब तक आप फिर वेट करने लगते हो अगली पॉकेट मनी आ रही है, थोड़े दिन में हो जाएगा बैलेंस, थोड़ी देर की खुशी होती है 10,000 रुपए, अब दोबारा से वही सेम खर्चे का सिनारियो चलेगा। तो ये जो खर्चा है, मेरे पास कितना बचा लास्ट में, 100 रुपया, 50 रुपया, ये शायद कुछ ना बचता, पर कुछ ना बचा तो फिर स्किप भी करना पड़ेगा या मैं मांग लूंगी। तो अब मैंने बोला मैं मांग लूंगी, तो मैंने क्या की साथ में बोरोइंग, तो ये सारा किसमें आ गया, बैलेंस ऑफ पेमेंट। अब लग गया पता। तो यहाँ पे हम ये सारा देख रहे थे, लैंडिंग्स, बोरोइंग्स, वो भी आएंगी यहाँ पे। अब कुछ बचा ही नहीं है तो लेना ही पड़ेगा ना, कि कुछ पैसा तो उठाना पड़ेगा किसी दोस्त से कि अगले महीने वापस कर दूंगी या कर दूंगा, जो भी है ABCD। तो मैंने क्या किया, बोरो भी कर लिया, तो वो सारा किस शीट पे आ जाएगा, बैलेंस ऑफ पेमेंट। अब लग गया पता। बाकी इकोनॉमी का ये 2-3 दिन का चैप्टर होता है, आज हम इसको इतना ही करेंगे, अभी और डिटेल में भी जा सकते हैं पर जाने का फायदा नहीं है। हाँ, क्योंकि नए स्टूडेंट्स भी बहुत सारे हैं, वो नहीं इसको कनेक्ट कर पाएंगे, पर करंट अफेयर के हिसाब से इतनी चीजें तो एटलीस्ट आपको पता होनी ही चाहिए। ओके, नाउ नेक्स्ट करंट अकाउंट। यहाँ पे कौन कौन से ट्रांजेक्शन आएंगे, तो गुड्स आगे, सर्विसेज आगे, इनकम ट्रांसफर, ये वही है टेबल चार्ट जो बनाया हुआ था पीछे, उसी के बारे में है। इसमें एक्सपोर्ट कितना किया, इंपोर्ट कितना किया, तभी तो प्लस माइनस आया। देन IT सर्विसेज आ गई, टूरिज्म आ गया, रेमिटेंसेस जो बाहर से पैसा आ रहा है, देन इंटरेस्ट आगे, जो हमने कोई बोरो करी थी मैंने, आपको इंटरेस्ट भी तो इंटरेस्ट रेट पे भी तो वापस करना पड़ेगा, वो सारी चीजें आपकी किसमें आ गई, करंट अकाउंट के अंदर। देन दूसरा आपने देखा करंट अकाउंट डेफिसिट, यहीं से निकल के आया वो। मान लो इन चीजों में इंपोर्ट ज्यादा किया, एक्सपोर्ट कम किया, गड़बड़ होगी, आपका जो करंट अकाउंट डेफिसिट है वो आपको बढ़ता हुआ दिखाई देगा। नंबर 1 लग गया ना पता, ये करंट अकाउंट डेफिसिट कहां से आया, ये सारा हमने कैलकुलेट करा और हमने देखा इंपोर्ट ज्यादा है, जो इंपोर्ट का बिल है वो ज्यादा बढ़ गया है। तो ये जैसे क्रेडिट कार्ड होता है, चलो ये और टफ हो जाएगा, छोड़ दो इसको। है किसी के पास क्रेडिट कार्ड, ठीक है, लास्ट में याद करवाना, थोड़ा सा इसको रिलेट कर लेंगे, पर बाकियों के पास ऑप्शन होगी, वो सुने ना सुने, ठीक है। ये आ गया आपका करंट अकाउंट डेफिसिट, जिसमें आपने देखा कि हम खरीद ज्यादा रहे थे, सर्विसेज ज्यादा ले रहे थे। अब सर्विस जब आएगी तो आपको पे भी तो करना पड़ेगा, दोबारा से क्या हुआ, इंपोर्ट का जो बिल था वो बढ़ता गया। और जो हमारा करंट अकाउंट, ये करंट अकाउंट है, जो आप पासबुक लेके जाते हो उस पर लिखा होता है ना कि करंट अकाउंट की शीट है ये, तो ये डेफिसिट में है। और डेफिसिट क्या इंडिकेट कर रहा है, आप खरीदे जा रहे हो, उतनी आपकी सैलरी नहीं है जितना आप खरीदे जा रहे हो, तो इंपोर्ट बढ़ते जा रहे हैं, एक्सपोर्ट घटते जा रहे हैं। नेक्स्ट आता है कैपिटल और फाइनेंशियल अकाउंट भी जिसे बोलते हैं, जो टेबल के सेकंड कॉर्नर पे लिखा हुआ था। इसमें कैपिटल का मूवमेंट दिखाएंगे, मतलब जो निवेश हो रहा है पैसा, जो इन्वेस्टमेंट्स आ रही हैं वो कैपिटल अकाउंट के अंदर आएगा। इसमें FDI भी आएंगे, FPI भी आएंगे 10% से ऊपर, 10% से नीचे। एक्सटर्नल बोरोइंग्स भी आएंगी, उधारी भी हम उठाएंगे। जैसे मैंने बोला कि मेरे पास 50 या 100 रुपया ही था, अब मैंने उधारी भी उठानी है। उधारी मैं पापा से ही उठा लेती थी, मतलब दे दो, अभी थोड़ा घट गया है, तो मैंने क्या किया, उधारी भी उठाई वहां से, तो मेरे को बोरोइंग भी आ गई। नेक्स्ट आ गया बैंकिंग कैपिटल, बैंक्स भी तो देते हैं लोन एक दूसरे को, हमारे जो खुद के बैंक्स होते हैं वो भी तो लोन्स प्रोवाइड करते हैं, तो वो भी किसमें आएगा, कैपिटल अकाउंट में। क्योंकि बैंक के लिए तो वो कहीं ना कहीं इन्वेस्टमेंट की तरह हुआ। कैसे हुआ इन्वेस्टमेंट की तरह, उन्होंने लोन दिया, अब वापस जब आएगा तो इंटरेस्ट रेट पे ही आएगा ना, तो इंटरेस्ट पेमेंट जब आएगी तो ऑब्वियस ही बात है उनके लिए वो इन्वेस्टमेंट की तरह एक्ट करेगा, ये कैपिटल की तरह एक्ट करेगा। नेक्स्ट आ गया कैपिटल अकाउंट सरप्लस, यहीं से आ गया, मतलब जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट है वो इंडिया के अंदर ज्यादा होती जा रही है। कैपिटल अकाउंट सरप्लस, सरप्लस क्या इंडिकेट कर रहा है, कोई चीज बढ़ रही है। और ये अकाउंट कौन सा था, कैपिटल अकाउंट या फाइनेंशियल अकाउंट, पैसा ज्यादा आ रहा था, तो जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स हैं वो हमारे अकाउंट में बढ़ चुकी हैं, ये चीज आ गई। उतनी इन्वेस्टमेंट बाहर नहीं जा रही इंडिया की तरफ से, मतलब जो इंडियन स्टेक होल्डर्स है, इंडिया में रह रहे हैं, उनका पैसा उतना बाहर नहीं जा रहा है जितना बाहर वाले जो इन्वेस्टर हैं वो इंडिया के अंदर आके करके चले जा रहे हैं। तो यहाँ पे करंट अकाउंट सरप्लस का क्या मतलब हुआ, फॉरेन इन्वेस्टमेंट ज्यादा है हमारी कंट्री में रादर देन इंडियन इन्वेस्टर बाहर जितना पैसा निवेश कर रहे हैं। डन, तो यहां से एक टर्म निकल के आई, दैट इज कैपिटल अकाउंट सरप्लस। मैंने करंट तो नहीं बोला था पहले, बोला था, ठीक है, ये समझ गए थे ना, पर आप वो टोक दिया करो, फिर वो मैं कि उसमें चली रहती हूँ, मेरे को ध्यान नहीं रहता। ये होता है क्योंकि मैंने लिखना भी होता है ना, रीड भी करना होता है, साथ में बोलना भी होता है। जब 3 चीजें करते हैं तो एक आधा वर्ड शफल करता ही करता है। मेरे को नहीं बात करनी वासु उस बारे में भी के लिए। नेक्स्ट इज चेंज इन फॉरेक्स रिजर्व।
अब आरबीआई भी क्या करता है, फॉरेक्स रिजर्व को यूज करता है एक्सटर्नल पेमेंट को बैलेंस आउट करने के लिए, जो कि स्टेप अभी लिया गया। यही बोला ना कि इन कंजप्शन को रिड्यूस करो ताकि ये जो फॉरेक्स रिजर्व है हमारे ये बैलेंस हो जाए। अब देखो यहाँ बैलेंस बोला है, घटना बढ़ना नहीं बोला, क्योंकि हमें वो जो इंपोर्ट हो सकते थे उनको रोकना था। तो इंप्रूवमेंट के बारे में बात करिए, बैलेंस करने की ट्राई करी गई है। नेक्स्ट आता है, अब लिंक क्या है फॉरेक्स और पीएम की डिमांड का। अब आप बताओगे, नंबर 1 जो अपील रखी थी वो ये कि जो क्रूड ऑयल है यानी कि हमारा पेट्रोल एंड डीजल है उसकी कंजप्शन को रिड्यूस करें। अब इससे फॉरेक्स पे क्या इंपैक्ट, ये अब आप आंसर करते चलोगे। यहां से चलते हैं पिछली शीट पे, अब ध्यान से सुनना। 7 अपील्स थी टोटल। अब आपने ये पहले फॉरेक्स के साथ कंपेयर करनी है, फिर बीओपीस के साथ कंपेयर करते हैं। पहली अपील में क्या बोला मैंने कि जो क्रूड ऑयल है उसकी कंजप्शन को रिड्यूस करिए। अब बताओ फॉरेक्स में क्या इंपैक्ट पड़ेंगे, बैलेंस ही होंगे। अब इंप्रूव होना शुरू करेगा, कंजप्शन एकदम से बंद थोड़ी होगी, खरीदना तो पड़ेगा पर इंप्रूवमेंट दिखेगी, उतना ज्यादा इंपोर्ट बिल हमारे पास नहीं आएगा। हाँ जी कनव, सेकंड अपील क्या रखी थी प्राइम मिनिस्टर ने, वर्क फ्रॉम होम। अब ये जो वर्क फ्रॉम होम है इससे भी क्या होगा, इनडायरेक्टली जो हमारी फ्यूल वगैरह के ऊपर कंजप्शन ज्यादा लग रही थी वो रिड्यूस कर जाएगी। जैसे मैंने एग्जांपल कल भी दिया था कि अब सिर्फ टीचर को ही बोला कि आपने क्लास लेनी है ऑनलाइन, यहाँ पे आके कैमरा पे देखना है, बच्चे सारे ऑनलाइन लगाएंगे। अब सिर्फ एक ही पर्सन का खर्चा आ रहा है उस फ्यूल को लेके, आप सभी का तो रुक गया ना। ये अलग बात है आप एलांटे पहुंच गए कि घूम ही आते हैं, अब क्लास तो ऑनलाइन ही चल रही है, वो अलग सिनारियो है। पर यहाँ पे हुआ क्या, इतने सारे जो स्टूडेंट यहाँ पे बैठे थे उनका जो कंजप्शन हो सकता था फ्यूल का वो यहाँ से हट गया। नेक्स्ट अपील क्या थी, अच्छा रुको, स्वदेशी वोकल फॉर लोकल। तो स्वदेशी क्या इंडिकेट कर रहा है, मैन्युफैक्चरिंग। अब मैन्युफैक्चरिंग को जब प्रमोट करा, अब फॉरेक्स के ऊपर क्या फर्क पड़ेगा, टूथब्रश वाला एग्जाम्पल। इसमें ना जब भी क्वेश्चन आए लिखने में शर्माना नहीं है, वो लास्ट में बोला होता है ब्लैंक पेपर कि रफ वर्क के लिए आपको दिया गया है, वहां पे बढ़िया से चार्ट बनाओ, निकल जाता है आंसर। अब मैन्युफैक्चरिंग को बूस्ट करने की बात कर रहे हैं, अगेन इंपोर्ट बिल क्या होगा हमारा, घटेगा, क्योंकि हम वो चीज अपने ही कंट्री के अंदर बनाना शुरू कर देंगे। पर ये तो होगा नहीं कि एकदम से कंजप्शन बंद कर दी जाएगी, वो भी पॉसिबल नहीं है। फिर एक टाइम आएगा जब हम कंजप्शन एक्चुअल में रिड्यूस करेंगे कि बाहर से खरीदने की जरूरत नहीं है, हमने उतना पोटेंशियल अटेन कर लिया है कि हम खुद ही बना लेंगे, फिर आपको वो ग्राफ फिर बढ़ता हुआ दिखाई देगा। तो अभी के लिए हमें सिर्फ क्या करना है, फॉरेक्स को बैलेंस आउट करना है। फिर चौथा गोल्ड, कि गोल्ड को 1 साल के लिए ना खरीदे, 1 साल के लिए ना खरीदेंगे तो फॉरेक्स में बैलेंस आना शुरू होगा, इंपोर्ट बिल घटेगा वहां पे। ये कभी भी नहीं होगा कि एकदम से फॉरेक्स ही बढ़ जाएगा, वो बढ़ेगा कैसे, उसके लिए तो मैन्युफैक्चरिंग करनी पड़नी थी, तो ये वाइस वर्सा आ गया। हाँ जी, फिफ्थ केमिकल फर्टिलाइजर और नेचुरल फार्मिंग को प्रमोट करने की बात करी। नेचुरल फार्मिंग प्रमोट करने की जब बात कर रहे हैं तो मैन्युफैक्चरिंग वाला फैक्टर आ गया, और केमिकल फर्टिलाइजर इनके प्राइस इंक्रीज कर रहे थे। और ये आर्टिकल आपने बहुत डिटेल में किया था, अभी 2 महीने पहले की बात है जब हम बोल रहे थे कि सिर्फ 2 महीने का स्टॉक है जो सब्सिडी की फॉर्म में फार्मर्स को दिया जा सकता है, और अब सप्लाई डिस्टर्ब हुई तो ऑब्वियस सी बात है प्राइसेस बढ़े, और जो सब्सिडी है वो हमें देनी पड़ेंगी, और जो सब्सिडी भी देते हैं हम वो नाइट्रोजन वाले यूरिया की कैटेगरी में सबसे ज्यादा देते हैं। ठीक है, 6th अपील क्या थी, अब फॉरेन ट्रैवल को अवॉइड करने की बात करी है, क्योंकि जब फॉरेन जाओगे ऑब्वियस बात है आपकी जो करेंसी है कन्वर्ट होगी, जिस भी कंट्री मान लो डॉलर में कन्वर्ट हो रही है तो आपको ज्यादा रुपए देने पड़े, तो वो तो उनको मिल गए टूरिज्म के पॉइंट ऑफ व्यू से, पर आपकी कंट्री से पैसा बाहर चला गया, आपने वो रोका। 7वीं अपील क्या थी, अब देखो ये कुकिंग ऑयल को बोला है, ज्यादा नहीं बोला है कि 10% कंजप्शन तो रिड्यूस कर ही सकते हैं। 10% अपने अपने घर में आप रिड्यूस करोगे, पहले तड़का लग रहा था 3 चम्मच में कि आज बढ़िया प्याज टमाटर सब कुछ डलेगा तो 3 चम्मच डाल दिए, अच्छा ठीक है, अब 3 चम्मच की जगह अब बोला कि चलो आधा चम्मच ही, पानी वाला तड़का नहीं लगेगा, भी इंडिया में वैसी सिचुएशन नहीं है, ऑयल ही होगा, पर फिर भी समोसे वगैरह वैसे ही बन रहे हैं। यहाँ पे बोला है कि 10% कंजप्शन रिड्यूस करी जा सकती है, मतलब जहां पहले 2 चम्मच डाल रहे थे अब कर दो थोड़ा सा उसको रिड्यूस, आधे चम्मच पे आ जाओ, तड़का लग जाएगा उतने में भी। तो कंजप्शन रिड्यूस करने की बात करिए, अगेन ये भी फॉरेक्स को बैलेंस करेगा। अब सभी घरों को जब जोड़ेंगे ना यहाँ पे, अब आपका घर नहीं है यहाँ पे, पूरे इंडिया के घर आ जाएंगे, तो ऑब्वियस सी बात है उन्हीं के लिए तो एडिबल ऑयल आ रहा था, रेस्टोरेंट थे उनको भी बोल दिया जाएगा आप भी रिड्यूस करिए। ये फॉरेन ट्रेवल वाला है, पहले तो सेलिब्रिटीज को रोको आप, सबसे ज्यादा तो यही जाते हैं, एक जेट में एक ही जना बैठ के जाएगा, सबसे ज्यादा फ्यू तो यही कंज्यूम करते हैं। पता नहीं मिडिल क्लास को अटैक कर दिया जाता है कि मिडिल क्लास फॉरेन ट्रेवल करने लगे हैं, डेस्टिनेशन वाली शादियां करने लगे हैं, सबसे ज्यादा तो ये सेलिब्रिटी करते हैं, उतने तो शायद हम खर्च करके भी नहीं आते जो मिडिल क्लास में आते हैं। चलो एनीवेज, तो ये टोटल 7 अपील्स थी, जिसने जो 7 अपील्स थी इनको फॉरेक्स के साथ कैसे जोड़ना था, तो ये मैंने आपको बता दिया। लग गया पता, क्लियर है ना भी 7 की 7 अपील्स, ठीक है। तो ये क्रूड, फर्टिलाइजर, एडिबल ऑयल, गोल्ड, सप्लाई डिसरप्ट हो रखी थी जिसकी वजह से प्राइसेस यहाँ पे बढ़ रहे थे, एंड करंट अकाउंट डेफिसिट बढ़ रहा था,
तो अब क्या करना है, उसको हमने इंप्रूव करना है, कम करना है उसको। तो कम तो तभी होएगा ना जब इंपोर्ट बिल हमारा घटना शुरू करेगा। तो ये वही लिखा है सारा। अब आप आराम से बैठ के इसको इंक्रीज डिक्रीज पढ़ते रहेंगे। एक रीडिंग आप अभी मार लो यहाँ पे, ताकि आपको ऐसे ना लगे कि कुछ गड़बड़ है। अब इंडियन गुड्स भी कभी कोई खरीदेगा तो ऑब्वियस सी बात है, करेंसी कौन सी है, डॉलर। इस टाइम पे डोमिनेटिंग डॉलर ही है, तो उसी में पेमेंट करनी पड़ेगी। और इंडियन रुपी मैंने बता दिया आपको डेप्रिशिएट कर रहा है, तो ये भी अप्रिशिएट करेगा कहीं ना कहीं, पर ज्यादा अप्रिशिएट भी नहीं करना चाहिए, अदरवाइज एक्सपोर्ट इंपैक्ट होंगे। वो दूसरी कंट्री देखिए कि पहले सस्ता मिलता था यहाँ से, अब महंगा मिलने लगा है, तो कोई और मार्केट ढूंढो जो इंडिया की तरह हमें प्रोडक्ट्स प्रोवाइड कर सके। फॉरेक्स का मैंने आपको बता दिया, एफडीआई एफपीआई। देन करंट अकाउंट डेफिसिट 1991, ये एलपीजी रिफॉर्म्स के बारे में बात कर रहे हैं, जब हम पूरी तरह से ओपन इकोनॉमी बने थे। एट द सेम टाइम ये भी मैंने आपको बता दिया, इन्वेस्टमेंट ठीक ठाक होती है इंडिया के अंदर, तो कैपिटल अकाउंट सरप्लस भी आपको दिखाई देगा। बीओपी सरप्लस डन, हाँ जी। नहीं, वो पेमेंट्स के लिए होता है, जो सैलरी वगैरह निकलती है, तभी तो ये आरबीआई मेंटेन कर रहा है। कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से अगर पैसा निकालना है, वहां पार्लियामेंट बैठी है, ये अलग है, अलग है। एक इकोनॉमी चल रही है, एक तरफ आपकी पॉलिटिक्स चल रही है, पॉलिटिकल जो थ्योरीज हैं वो चल रही हैं, दोनों डिफरेंट हैं। ओके, हे रुपी को स्ट्रेंथन करना, वही बात करी गई है। फॉरेक्स रिजर्व को भी हेल्प हो जाती है बैलेंस ऑफ पेमेंट से, पर ज्यादा देर तक भी नहीं होती। मैंने आपको बता दिया, रुपी डेप्रिशिएट एप्रिशिएट, वो आपको देखने पड़ेगी एज अ की। अच्छा, ये वाला पॉइंट देख लो, आरबीआई जो है वो रुपी को कैसे बचाता है। अब मान लो बहुत ज्यादा डॉलर्स आने शुरू हो गए एकदम से, अब रुपी की जो वैल्यू है उसमें क्या इंपैक्ट पड़ेगा, क्योंकि डॉलर तो इंडियन रुपी में कन्वर्ट होगा, पर इंडियन रुपी की डिमांड कहाँ पे है, वो तो इंडिया में है सिर्फ। तो अब उसको बचाना भी तो पड़ेगा, तो बचाने के लिए मार्केट के अंदर डॉलर बेचने शुरू कर दिए जाते हैं, फिर से वही वाइस वर्सा प्रोसेस। ये फ्रेजाइल 5, अब मार्केट में उतना रुपया नहीं जा रहा, आपको वो भी कंट्रोल करना था। आप होर्डिंग तो नहीं कर सकते, मार्केट देखो इकोनॉमी का एक उसूल है, ये साइकिल में चलता है। आप इसको होल्ड करके नहीं रख सकते कि मैं सारे नोट अपने जो भी बैंक अकाउंट में है वो बाहर निकालूंगा। वो पीछे देखे ना एसडीआर वगैरह, होल्डिंग थी, आप आगे थे उस टाइम। हाँ, मतलब वाउचर हो गया कोई तो उस फॉर्म में चला जाता है, जो नोट है उसको रिप्लेस कर दिया जाता है। आप ज्यादा भी नहीं रख सकते, कम भी नहीं रख सकते। अब थोड़ा सा और इसको डेप्थ में देखोगे तो आपके वो रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट आपने पढ़े थे, जो मॉनेटरी टूल्स आते हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के। आरबीआई अपने पास भी एक्स्ट्रा पैसा नहीं रखता, जब लगता है उसको एक्स्ट्रा हो गया है तो वो क्या करते हैं, बैंक के पास पकड़ा देते हैं और बैंक को बोलते हैं लोन डाल दो। तो ये साइकिल में ही चलता है हमेशा, आप ऐसे नहीं बोल सकते इकोनॉमी में पॉज लग जाएगा। एक ना यहाँ पे सिचुएशन का मेंशन करा था, वो था 2013 का फ्रेजाइल 5। ये फ्रेजाइल 5 कौन थे, इनको मॉर्गन स्टैनली ने स्टडी करा था। ये भी एक इन्वेस्टर ग्रुप ही है और यूएस बेस्ड है। हाँ, मतलब ये स्टडी करते रहते हैं कि कहाँ पे क्या चल रहा है। तो 2013 में आपको पता है ठीक ठाक बंदी लगी थी इंडिया के अंदर, और जॉब्स नहीं मिल रही थी, और जो रुपी की वैल्यू थी वो बहुत ज्यादा डिप्रिशिएट कर गई थी। ये फ्रेजाइल 5 के अंदर टोटल 5 कंट्रीज थी, पहली बात तो ये याद रखना। मॉर्गन स्टैनली ने इन फेजेस को स्टडी करा था। इफेक्ट्स क्या क्या थे जो आज के टाइम पे आपको दिखाई दे रहे हैं, लगभग वही 2013 में भी थे। ये राइटर का ओपिनियन है, ये एडिटोरियल वाला पार्ट आ गया। इन्होंने अपने पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से बताया कि वैसी जैसी सिचुएशन आज के टाइम पे आपको इंडिया में मिलेगी। अब जैसे फ्रेजाइल 5 वाला जो टाइम पीरियड था उसमें क्या हुआ था, रुपी वीकेंड कर रहा था और जो फॉरेक्स रिजर्व थे वो फॉल कर रहे थे, घटते जा रहे थे। घट रहे अगर तो मतलब हम इंपोर्ट बहुत ज्यादा कर रहे थे, ये 2013 का सिनारियो है। एंड जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया था ये क्या कर रहा था, डॉलर्स को बेच रहा था ताकि इंडियन करेंसी को मेंटेन करा जा सके। अब ऐसे करेंगे तो इंडिया इंपोर्टेड चीजों के ऊपर अगर डिपेंड रहेगा, डॉलर खरीदे जा रहा है ताकि अपनी करेंसी को बचाया जा सके, फिर वो जो ऑयल आना था वो किस चीज से खरीदना था, वो तो दोबारा से पेमेंट किस में होनी थी, डॉलर में। आपने शायद अपने फॉरेक्स को तो दिखा दिया कि देखो हमारे पास है, बल्क में पड़ा है, पर जब खरीदोगे तो दोबारा से करेंसी किस में कन्वर्ट होगी, डॉलर के अंदर। अब डॉलर में जब कन्वर्ट करना है तो ज्यादा इंडियन रुपी लगेंगे कंपेयर टू द डॉलर। तो बोला कि क्रूड ऑयल कैसे खरीदना था, क्योंकि 80% जो क्रूड ऑयल है वो तो हमारा इंपोर्ट के थ्रू आ रहा है। तो ये फ्रेजाइल 5 के टाइम पीरियड की कंडीशन बताइए। ईरान की वॉर की वजह से क्रूड ऑयल के प्राइसेस बढ़ जाते हैं, इंपोर्ट कॉस्ट बढ़ जाती है, वही ये फ्रेजाइल 5 के साथ कंपेयर करा। और विशियस साइकिल है इन्फ्लेशन की। अब इन्फ्लेशन भी ऐसे नहीं होता कि फॉरएवर ही बढ़ती जाएगी, फेजेस आ सकते हैं, स्टैगफ्लेशन आ सकती है, हाइपर इन्फ्लेशन आ सकती है, पर एक पॉज भी आता है, बीच में स्टेगनेंसी भी आती है। तो ये फॉरेक्स के ऊपर प्रेशर डालता है जब भी ऐसे इंपोर्ट बिल्स हमारे बढ़ने लगते हैं। इसके बाद ये फ्रेजाइल 5 में ये देख लो, ये वही पैरामीटर थे। इन्वेस्टमेंट घटने लगी, आउटफ्लो हुआ था कि ये मार्केट अपने लिए अब सुटेबल नहीं बची। होता क्या था ना पहले कि यूएस में 1% इंटरेस्ट रेट आपको मिलता था जब भी आप अपने डिपॉजिट वगैरह वहां करवाते थे, अज्यूम करते चलना अब इसको, और इंडिया में 5% दे रहे थे आपको। तो अभी सी बात ही फॉरनर ने सोचा यहाँ पे पैसा डाल देते हैं, हमें आउटकम ज्यादा निकल के आएगी। अब यूएस ने अनाउंसमेंट कर दी कि अब हमारी जो इकोनॉमी है वो थोड़ा स्टेबल हो रही है, तो इन्वेस्टर ने बोला कि अपनी कंट्री में फिर पैसा डालते हैं, बाहर डालने क्यों है। तो ये जो FIIs थे, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, इन्होंने अपना पैसा पीछे खींचना शुरू कर दिया। और जब पैसे को पीछे खींचा तो एकदम से इंडिया में क्या हुआ,
रुपये की वैल्यू डेप्रिशिएट करने लगी। बीओपी में आपने देखा कि इन्वेस्टमेंट्स का भी एक अकाउंट था, कैपिटल अकाउंट, उसमें इन्वेस्टमेंट मेंशन करी थी ना, वो पैसा घटने लगा। तो एकदम से आप देखोगे वो सरप्लस में जो चल रहा था वो घटता हुआ आपको दिखाई दिया। अब ये फ्रेजाइल और ये एक्सटर्नल इकोनॉमिक शॉक भी लगे, जो इंडिया ने फेस भी करा था 2013 में। कोई है नहीं तुम्हारा रिश्तेदार ऐसा कोई जो 2013 वाले टाइम पीरियड में बीटेक वगैरह करके निकला हो? है, पूछना उनको 2013 में क्या क्या चीजें हुई थी। वो बताएंगे कि एक तो जॉब नहीं मिल रही थी तो कम वेज के ऊपर मिल रही थी, तो ये सारी प्रॉब्लम से सफर हुआ था। अभी तो देखो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के आने के बाद आईटी का वैसे डायरेक्शन का पता नहीं चल पा रहा है। ये एनालिसिस करी गई थी कि एआई के इंटीग्रेशन की वजह से जो सबसे ज्यादा इंपैक्ट होगी फील्ड, वो आईटी सर्विसेज ही है। पता ही नहीं लग रहा है अभी कि कौन सी डायरेक्शन पकड़ेगा, तभी तो लोग डर रहे हैं कि जॉब नहीं चेंज करनी चाहिए, पता नहीं कौन सा डिमांड आगे इमर्ज होने वाला है। ये सारी चीजें हैं। अच्छा, ये फ्रेजाइल 5 के अंदर कौन कौन थे? तो इंडिया था, ब्राजील, इंडोनेशिया, साउथ अफ्रीका, तुर्की, ये फ्रेजाइल 5 थे। तभी मॉर्गन स्टैनली ने टर्म यूज करी फ्रेजाइल 5 कि सबसे ज्यादा सेंसिटिव ये हो रखे। चल वही चीजें रही हैं कि प्राइसेस बढ़ रहे हैं चीजों के, इन्वेस्टमेंट अपनी कंट्री से बाहर जाती जा रही है, और जो चीजें आपको खरीदनी है वो और महंगी हो रही हैं, आपकी जो करेंसी है वो डेप्रिशिएट कर रही है। और इस टाइम पे भी देखोगे तो इंडिया, एशिया के अंदर तो इंडिया की करेंसी सबसे ज्यादा डेप्रिशिएट हुई है, जिसकी वैल्यू इतनी ज्यादा घट चुकी है, 95.75 पे आ गए। एक जो बेनिफिट मिलता है यहाँ से वो एक्सपोर्ट पे भी मिलता है, क्योंकि ज्यादा कंट्रीज आगे आएंगी कि हम इनसे खरीद लेते हैं, इनकी रुपी जो है अभी वो डेप्रिशिएट कर रहे हैं। पर दिक्कत की बात कहाँ पे है? मैन्युफैक्चरिंग, उस लेवल की आपकी बल्क मैन्युफैक्चरिंग भी तो होनी चाहिए, पर इतनी ज्यादा डेप्रिसिएशन ठीक नहीं मानी जाती कंट्री के लिए। चलो, ये फ्रेजाइल क्यों बोले जाते थे? तो देख लो, करंट अकाउंट डेफिसिट बढ़ रखा था इनका, और जो ग्रोथ थी वो स्लो डाउन हो गई थी, इन्फ्लेशन बढ़ गई थी, महंगाई बढ़ रखी थी, एंड जो फॉरेन कैपिटल था उसके ऊपर ओवर डिपेंडेंसी थी। और जब लोगों ने पैसा निकालना शुरू करा, मतलब इन्वेस्टमेंट आउटफ्लो करती है, तो उस टाइम पे आप क्या देखते हो कि हमारा जो बीओपी था उसमें भी ड्रॉप आया, क्योंकि उसमें तो इन्वेस्टमेंट भी थी। एंड वीक करेंसी मतलब डेप्रिसिएशन के बारे में बात कर रहे हैं। मेन ट्रिगर यही था, यूएस का जो फेडरल रिजर्व था, उन्होंने अनाउंसमेंट करी थी कि हम मॉनेटरी स्टिमुलस को रिड्यूस करने जा रहे हैं, मतलब अब आपको यहीं पे इंटरेस्ट रेट ठीक ठाक मिल जाया करेगा, तो आपको फॉरेन कंट्रीज में पैसा रखने की जरूरत नहीं है। अब सारे चाहते हैं अपने घर में पैसा रखना है, दूसरे के में रखना ही क्यों है? तो यूएस के जो इन्वेस्टर्स थे उन्होंने पैसा खींचना शुरू करा, पैसा खींचा तो बैलेंस ऑफ पेमेंट हमारा हिल गया यहाँ पे, जो हमारी बैलेंस शीट थी। चलो जी, इंडिया ने क्या क्या मेजर लिए? तो वही है, 7 अपील जो मेंशन करी है वही मेजर है। ओके, क्या ये हेल्प करेंगे? तो बोला कि कंजप्शन के ऊपर ज्यादा अगर फोकस करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है शायद थोड़े टाइम के लिए बैलेंस कर दे, पर जैसे प्राइसेस फिर से नॉर्मलाइज होंगे, जैसे कि आपने भी बोला कि गोल्ड तो एकदम से खरीदना शुरू कर देंगे लोग, तो वो चीज तो है, तो यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग बूस्ट करने की ज्यादा जरूरत है इफ कंपेयर, अगर ओवरऑल सारी चीजें देखें। पर अगर नीड ऑफ आर, मतलब अभी टाइम की डिमांड क्या है, तो अभी तो सच में ही है कि आपको अपना फॉरेक्स मेंटेन करके रखना पड़ेगा, क्योंकि रुपी ऑल टाइम हाई डेप्रिसिएशन पे है। अपने लिए वो नेगेटिव चीज है, उसको पॉजिटिव हम नहीं ले सकते कि एक्सपोर्ट कर देंगे, एक्सपोर्ट करेंगे तो घाटा भी तो होगा, वो फार्मर बोलेंगे इतना सस्ते में थोड़ी बेचेंगे हम, तो ये सारी प्रॉब्लम्स भी आएंगी। चलिए जी, बाकी वही लिखा है दोबारा से, एक बार इसको आप रीड करेंगे। आज मैं यहीं पे पॉज लगा रही हूँ, पर पहले गोल्ड, सिल्वर एंड प्लेटिनम, ये देखो, ये फर्टिलाइजर वाला सारा फैक्टर आ गया, इसको ना आज ही रीड कर लेना है, क्योंकि इसमें बड़ी सारी चीजें थी जो आपने एक साथ ही पढ़ी हैं, और मुझे पता है बहुत सारे लोगों के दिमाग में भी कंफ्यूजन भी चल रहा होगा, पर एक बार खुद रीड करोगे ना, आप बेटर इसको और कंपेयर कर पाओगे। जो कॉन्सेप्ट था, कैसे इसको कनेक्ट करना था, वो मैंने आपको करवा दिया, ठीक है? ये देख लो, कंजप्शन कट करनी है कि प्रोडक्शन बूस्ट करनी है, ये क्वेश्चन मार्क लगा दिया। अभी आपको पता होगा एमएसपी भी हाइक करा गया है कुछ क्रॉप्स के ऊपर, ये वाला आर्टिकल कल कर लेंगे, क्योंकि आज ये वाला पचा लो पहले, फिर एमएसपी आ जाएगा, एपीएमसी आएंगी, एफसीआई आएगा, फिर आप घूम जाओगे, फिर पता नहीं लगेगा कि अपने जो ये क्रॉप्स हैं उनको बेचे खरीदें कि ये बाहर के साथ पंगे ले। ठीक है, तो आज हमने फॉरेन के साथ देखा, ठीक है।